रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में रुपेश नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपनी पत्नी रूपाली और अपने बेटे टीटू के साथ रहता था। रुपेश एक मजदूर था जो गांव के एक बड़े सेठ के खेत में मजदूरी का काम करता था। उन दिनों बारिश का कहर काफी ज्यादा पड़ रहा था। रुपेश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो, टीटू भी ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बारिश हमारी जान ही ले लेगी। तुम सही कह रही हो रूपाली, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से हमारी झोपड़ी की छत भी टपक रही है। रुपेश, कुछ तो करो। हमारा बेटा इस तरह ठंड में कांप रहा है, मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। रुको रूपाली, मैं अभी कुछ करता हूँ। अगर आग न जलाई तो हम ये रात नहीं निकाल पाएंगे। रुपेश आग जलाकर कुछ राहत पाता है और वे सो जाते हैं। रुपेश सुबह होते ही काम पर चला जाता है। क्यों ना मालिक से कुछ पैसे मांग लूं। घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। अगर कुछ पैसे मालिक उधार दे देंगे तो घर का खर्चा चल जाएगा। अरे रुपेश, पिछले महीने भी तो तूने मुझसे उधार लिया था। अभी तक उसकी रकम नहीं चुकाई और फिर से उधार मांगने आ गया। ऐसा कब तक चलेगा? हर बार मजबूरी बताकर उधार मांग लेता है। मालिक, मैं जानता हूं कि मुझ पर पहले से ही उधार है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चे भूखे हैं, बीवी रो रही है, घर में दाने दाने की तंगी है। ठीक है रुपेश, काम खत्म करने के बाद मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बार ध्यान रखना, इसे आखिरी बार समझ और अगली बार देने का वादा निभा। वह जल्दी से काम खत्म करता है और सेठ जी से पैसे लेकर राशन लेने चला जाता है। रुपेश जैसे ही राशन की दुकान पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, आपने सुना कि इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक होगी? हाँ भाई, मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कुदरत का कहर बरसेगा और कई इलाके पानी पानी हो जाएंगे। अरे भाई, पानी पानी? क्या मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कच्चे घर झोपड़ियां सब बह सकते हैं। नदी नाले उफान पर होंगे और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो भाई, इस बार की बारिश आम बारिश नहीं होगी। यह तबाही बनकर आएगी। खेत खलिहान जलमग्न हो जाएंगे, सड़कों पर पानी का समंदर होगा और कई जगह जनजीवन ठप पड़ जाएगा। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग तो बच जाओगे, लेकिन हम जैसे गरीबों पर क्या गुजरेगी ये कोई नहीं समझ सकता। हमारी झोपड़ी तो पहले ही कमजोर है। अगर ये बारिश और तेज हो गई तो हमारा सिर छुपाने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। अरे रुपेश भाई, माफ करना, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। पर सच कहो तो तुम्हारी बात सुनकर दिल बैठ गया। सच में जब यह बारिश कहर बनकर टूटेगी, तब सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों पर ही आएगी। हाँ रुपेश भाई, अमीरों के पास तो मजबूत घर है, सुरक्षित जगह है, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारा आशियाना, बस एक तेज हवा का झोंका और सब खत्म। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। तुम लोग तो अब भी चिंता कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए चिंता करना भी एक लग्जरी है भाई। हमें तो बस आज के खाने की फिक्र लगी रहती है। सही कह रहे हो रुपेश भाई, इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसका भूखा पेट। चलो, जो भी हो, तुम बताओ तुम्हें क्या लेना है? बस मुझे थोड़ा आटा दे दो भाई, घर में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बारिश की चिंता बाद में करेंगे, पहले उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लो। रुपेश आटा लेकर घर आ जाता है। रूपाली, तुमने सुना? आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार की बारिश बेहद तेज होगी। हवाएं आंधी का रूप ले सकती हैं। हाँ रुपेश, मुझे भी डर लग रहा है। पिछली बार भी बारिश में छत टपकने लगी थी और इस बार तो हालात और भी खराब हैं। देखो रूपाली, हम परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते।
अभी इस पर बाद में सोचेंगे। इस वक्त मेरा पेट खाली है, और जब पेट खाली हो तो दिमाग सही से काम नहीं करता। तो पहले खाना लगाओ, उसके बाद हम बैठकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। रूपाली टीटू और रुपेश को खाना दे देती है। दोनों खाना खाकर लेट जाते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होने लगती है, आकाश में काले बादलों का साम्राज्य फैल जाता है। ठंडी हवाएं सिहरन पैदा करती हैं। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़कती है और सीधे रुपेश के घर पर गिर जाती है। पानी टपकने लगता है। हे ऊपर वाले, ये तूने हम पर कौन सा कहर बरपा दिया? पहले ही हम जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे थे, और अब ये नया तूफान। घर की दीवारें तो पहले ही कमजोर थीं, अब छत भी टपकने लगी। हमारी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं। रुपेश, यह वक्त रोने का नहीं है, कुछ करने का है। देखो, हमारा घर तो बचा ही नहीं, चारों ओर पानी भर चुका है। अगर बारिश यूं ही जारी रही तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। पापा, ये बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर पूरा गिर जाए। डरने का समय नहीं है टीटू, हमें मजबूती से खड़ा रहना होगा। आज की रात जैसे भी हो काटनी ही पड़ेगी, लेकिन सुबह होते ही मैं इस हालात से लड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये बारिश हमें हरा नहीं सकती, हमें इस मुश्किल से बाहर निकलना ही होगा। जैसे तैसे करके वह रात गुजार लेते हैं। रुपेश, अब और नहीं, हम इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। छत टपक रही है, दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। अगर यह बारिश यूं ही जारी रही तो यह घर किसी भी वक्त गिर सकता है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रूपाली। अब यहाँ एक पल भी रुकना हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन हमें जाने से पहले ये देखना होगा कि बाहर हालात कैसे हैं। मैं जरा यहीं तक जा रहा हूँ, इस बारिश और तूफान के बीच जाकर देखूंगा कि कोई मदद मिल सकती है। रुपेश जैसे ही मंदिर के पास जाता है तो देखता है कि वहां कोई बड़ा सेठ कंबल बांट रहा है। रुपेश भी कंबल लेने चला जाता है। सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल रात हुई तेज बारिश ने मेरी झोपड़ी को बहा दिया, और अब मेरे पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची। ठंड से मेरी हड्डियां कांप रही हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अरे भाई, मत दुखी हो, भगवान का दिया बहुत कुछ है, और यही धन अगर जरूरतमंदों के काम न आए तो उसका क्या फायदा। हम यह कंबल बांटने के लिए ही लाए हैं, ताकि बारिश में कोई गरीब परेशान ना हो। तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये लो, 2 नहीं बल्कि 3 कंबल ले जाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे भी बारिश से बच सके। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताना। वह कंबल लेकर घर आ जाता है। रूपाली, मैं कंबल तो लेकर आ गया हूँ, लेकिन हम इस खंडहर जैसे घर में रहेंगे कैसे? देखो, इसकी दीवारें तक आधी गिर चुकी हैं, छत जगह जगह से टपक रही है। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना चाहिए। रुपेश, डरने की कोई बात नहीं। यह घर टूटा जरूर है, लेकिन इसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। हमने इससे भी बुरे हालात देखे हैं, और हर बार हम डटकर खड़े हुए हैं। इस बार भी हार नहीं मानेंगे। लेकिन रूपाली, हमारे पास न लकड़ियां हैं, न कोई सामान, और न ही कोई मदद। ये जगह हमें बारिश से नहीं बचा पाएगी। हम सब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। देखो, ये कंबल जो तुम लेकर आए हो, इसे हम छत पर डाल देंगे ताकि बारिश अंदर ना आ सके। मैं अंदर से कुछ टूटी हुई लकड़ियां और ईंट इकट्ठा कर लूंगी, मिलकर थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेंगे। तभी वहां रुपेश का सेठ आ जाता है। सुन बे रुपेश, तुझे याद है ना, कुछ दिन पहले तू मुझसे पैसे उधार लेकर गया था। तुझे कहा था कि समय पर लौटा देना, लेकिन आज तक तूने एक पैसा भी वापस नहीं किया। मैं कोई दान पुण्य का धंधा नहीं करता। सेठ जी, मेरी मजबूरी तो देखिए, मेरा घर उजड़ गया,
छत गिर चुकी है और इस बारिश में मेरे बच्चों को छिपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। मैं कहां से पैसे लाऊं? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैं वादा करता हूं, जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं आपका उधार चुका दूंगा। हाँ, वक्त दे दूं? और तू क्या समझता है, मैं तेरा कोई रिश्तेदार हूं जो तुझे यूं ही वक्त पर वक्त देता रहूं? मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा रुपेश। अब तू काम पर भी नहीं आ रहा तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? इसीलिए मैंने फैसला किया है, आज से तेरे घर की यह जमीन मेरी हुई। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मेरा घर छीन लिया तो मैं और मेरे बच्चे कहां जाएंगे? ये बारिश हमें मार डालेगी। सेठ जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास तो बहुत धन दौलत है। यह सब मैं नहीं जानता रुपेश। जब तुझे उधार दिया था तब मैंने तुझसे ये सब बहाने सुनने का वादा नहीं किया था। अगर तुझे अपना घर बचाना है तो कल तक मेरा उधार चुका, वरना अब ये घर मेरा हुआ। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। अब हम सेठ जी के पैसे कहां से देंगे रूपाली? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर हमने कल तक पैसे नहीं चुकाए तो सेठ जी हमारा घर भी छीन लेंगे। हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? रुपेश, परेशान मत हो। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। देखो, मेरे यहाँ सोने के कड़े, इन्हें बेच दो। कम से कम सेठ जी का कर्जा तो उतर जाएगा और जो थोड़ा बहुत बचेगा उससे हम अपने घर की कुछ मरम्मत भी कर लेंगे। सोना, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कड़े तुम्हारे पिता ने तुम्हें शादी में दिए थे, उनकी आखिरी निशानी है। मैं तुम्हें इन्हें बेचने नहीं दूंगा। हमें पहले भी इससे भी ज्यादा बुरे हालातों का सामना करना पड़ा है। नहीं रुपेश, कोई लेकिन नहीं। यह कड़े किसी शौक के लिए नहीं, बल्कि हमारी जरूरत के लिए जा रहे हैं। और सुनो, जब समय बदलेगा हम फिर से इन्हें वापस ले आएंगे, लेकिन अभी इन्हें रोकना हमारी मूर्खता होगी। लो, इसे ले जाओ और सेठ जी के पैसे चुका दो। रुपेश रूपाली के कड़े लेकर सुनार के पास जाता है। अरे रुपेश भाई, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या काम है? भाई, यह कड़े बेचने आया हूँ। देखिए कितने के बिक सकते हैं। अरे रुपेश, यह तो बहुत पुराने जमाने का सोना है। अच्छा माल है, लेकिन तुम तो जानते हो बाजार में भाव गिर रहे हैं। मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए ही दे पाऊंगा। भाई, यह तो शुद्ध सोना है, मेरी पत्नी के मायके से मिला था। इसमें वजन भी अच्छा है। कम से कम इसका सही दाम तो लगाइए। देखो रुपेश, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा। बाजार की हालत तुमसे छुपी नहीं है। इस समय कोई ज्यादा दाम नहीं देगा। हाँ, अगर तुम्हें और कहीं ज्यादा मिल रहा हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम जल्दी में हो और तुम्हें पैसे अभी चाहिए। अब बताओ, सौदा पक्का करें? ठीक है भाई, आप ही ये कड़े ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। बचने के लिए वो सुनार को पैसे देकर सेठ जी को चुकता कर देता है। फिर वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सेठ जी, वह रुपेश तो आपका पूरा उधार चुका गया। अब आप उसकी जमीन कैसे हथियाएंगे? अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा। अरे श्यामू, यही तो असली खेल है। सीधे तरीके से कोई जमीन थोड़ी छोड़ता है। मैंने कुछ ऐसा सोच रखा है कि रुपेश खुद ही गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे सेठ जी, कुछ बताइए। अभी जैसे ही पहली बारिश पड़े, पूरे गांव में ये अफवाह फैला देनी है कि रुपेश श्रापित है। जब तक वह गांव में रहेगा तब तक गांव की बर्बादी तय है। बारिश की हर बूंद गांव को डुबाने आएगी और इसका जिम्मेदार बस रुपेश होगा। सेठ जी, आप तो बड़े ही चतुर निकले। यह अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैलेगी। लोग खुद ही उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। बस यही तो मेरा असली दिमाग है। रुपेश गांव छोड़कर जाएगा और उसकी जमीन हमारी हो जाएगी। रूपाली, मैं सेठ जी के सारे पैसे चुका आया हूँ। अब हमारा उन पर कोई कर्ज नहीं रहा। और हाँ, वाजपेयी जी के भी कुछ पैसे दे आया हूँ। बस जो थोड़े पैसे बचे हैं उससे मैं सोचा हूँ कि बारिश से पहले खाने पीने का इंतजाम कर लूं। सच कह रहे हो रुपेश, अब हमारे सिर पर सेठ का कोई बोझ नहीं रहा। हाँ रूपाली, अब कोई हमें कर्जदार कहकर नीचा नहीं दिखा सकता। मेहनत की थी और मेहनत का फल मिला।
लेकिन अभी हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। बारिश का मौसम है, कब मूसलाधार बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गांव के लोग कहते हैं कि इस बार की बारिश बहुत खतरनाक होगी, इसलिए जो पैसे बचे हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो रुपेश, लेकिन बाहर के हालात देखे हैं। हवा तेज हो रही है, बिजली चमक रही है और पानी कभी भी बरस सकता है। ऐसे में बाहर जाना ठीक रहेगा क्या? देखते ही देखते बारिश पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ती है। घरों की छतें टपकने लगती हैं, नदियों का जलस्तर बढ़कर किनारों को तोड़ने लगता है। अरे भाई, ऐसी बारिश तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। चारों तरफ पानी ही पानी है। अगर यह बारिश यूं ही जारी रही तो पूरा गांव डूब जाएगा। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। ये बारिश तो जैसे कहर बनकर टूटी है। पर तुम लोग जानते हो, यह बारिश किसी आम वजह से नहीं हो रही। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ। अरे, ये बारिश रुपेश की वजह से हो रही है। रुपेश, वह तो हमारे गांव का ही रहने वाला है। बेचारा सीधा साधा लड़का है, भला उसकी वजह से बारिश कैसे हो सकती है? तुम लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मैंने सुना है कि रुपेश श्रापित है। जब तक वह इस गांव में रहेगा तब तक यह बारिश थमने का नाम नहीं लेगी। यह तुम कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो? अंधविश्वास नहीं, सच्चाई कह रहा हूं। बुजुर्गों ने कहा था कि अगर रुपेश गांव में रहेगा तो कुदरत का कहर इस तरह बरसेगा कि पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और देख लो, यही हो रहा है। सभी गांव वाले रुपेश के घर पर जाते हैं, रुपेश को गांव से निकलने के लिए कहते हैं। रुपेश, अब ये गांव तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। हम सबको पता चल चुका है कि यह अनवरत बारिश तुम्हारी वजह से हो रही। तुम श्रापित हो और तुम्हारी वजह से पूरा गांव संकट में पड़ गया है। नहीं काका, ऐसा मत कहिए। मैं कोई श्रापित नहीं हूँ। मैं तो बस इस गांव का एक साधारण निवासी हूँ। ये बारिश तो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर उसने चाहा तो सूरज भी निकलेगा, खेत भी लहरा जाएंगे। इसमें मेरा क्या दोष? झूठ मत बोल रुपेश। जब से तू इस गांव में आया है तब से यह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। खेत पानी में डूब चुके हैं, घर गिर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, और तू कह रहा है कि यह तेरा दोष नहीं। हाँ, रुपेश को गांव से निकालो, यह श्रापित है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे गांव से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। हम इस मूसलाधार बारिश में मर जाएंगे। क्या आपकी इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक बेसहारा आदमी और उसके बच्चे को इस तबाही में धकेल देंगे? रुपेश, हम जानते हैं कि यह कठोर है, लेकिन हमें अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए यह कदम उठाना ही हो। अगर तू यहाँ रहा तो ना जाने और कितनी आफत टूट पड़ेंगी। काका, इतने सालों तक मैंने इस गांव के लिए मेहनत की, सबका साथ दिया, कभी किसी का अहित नहीं चाहा, और आज जब मुसीबत आई तो तुम लोग मुझे पराया कर रहे हो। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। या तो तू खुद चला जा या फिर हमें मजबूरन कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। रुपेश अपनी पत्नी रूपाली और बेटे टीटू को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। रुपेश, हमें गांव वालों ने अपने ही घर से निकाल दिया। हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। अब हम कहाँ जाएंगे? इस घने जंगल में कब तक भटकते रहेंगे? हाँ रूपाली, ये सच है कि अब हमारे पास कोई घर नहीं रहा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम इस जंगल में रह सकते हैं, हमें बस सही तरीके से जीना सीखना होगा। लेकिन हम रहेंगे कहाँ? बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही और जंगली जानवरों का भी खतरा है। अगर हमने जल्द ही कोई ठिकाना नहीं ढूंढा तो ये रात काटना मुश्किल हो जाएगा। रूपाली, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो हम पेड़ पर मचान बनाया करते थे। क्यों ना हम एक पेड़ पर अपना घर बना लें? पर घर? क्या ये मुमकिन होगा रुपेश? बिल्कुल। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला, हम जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेंगे, और दूसरा, बारिश से भी बच पाएंगे।
हमने पहले भी घर बनाने का काम किया है, तो यह भी कर सकते हैं। वहां वह लकड़ियां जमा करता है और कुछ ही देर में एक घर बना लेता है। रुपेश, यकीन नहीं होता, ये घर तो हमारे पहले घर से भी ज्यादा अच्छा और मजबूत लग रहा है। हमारी मेहनत रंग लाई। अब ना तो हमें बारिश की चिंता होगी और ना ही जंगली जानवरों का डर। सच कह रही हो रूपाली। जब हमें गांव से निकाल दिया गया था, तब लगा था कि अब हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं बचेगा। लेकिन देखो, हमने खुद अपनी मेहनत से एक नया घर बना लिया। ये सिर्फ एक घर नहीं, हमारी हिम्मत और जज्बे की पहचान है। और यह सिर्फ तुम्हारी ताकत और हुनर की वजह से हुआ है रुपेश। अगर तुम ये आइडिया नहीं देते तो शायद हम अब भी किसी गुफा या किसी झाड़ी के नीचे पड़े होते। तुम तो अब बिल्कुल एक जंगल में रहने वाली विशेषज्ञ बनती जा रही हो रूपाली। अच्छा, अब मैं थोड़ा जंगल में जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। शायद कुछ फल और जड़ें मिल जाएं। वहीं गांव में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से पूरा गांव जलमग्न हो गया था। गलियों में पानी लबालब भर चुका था, खेत डूब गए थे और लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा था। गांव के तालाब और नाले उफान पर थे, जिससे सड़कें डूब गई थी और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। अरे, ये गांव तो पूरा पानी में समा चुका है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ भाई, यह पानी तो हर पल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम और देर यहाँ रुके तो हम भी इसमें बह जाएंगे। हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, हमें माफ कर दो। हमसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करो। अब हमें इस जल प्रलय से बचने का कोई उपाय बताओ। अब बस, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द जंगल की ओर भागना होगा। कम से कम वहाँ ऊंचाई पर जाने से हम इस पानी के कहर से बच सकते हैं। सभी गांव वाले जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल में जाते ही उन्हें रुपेश का घर दिख जाता है। वे देखकर चौंक जाते हैं कि पेड़ पर यह घर किसने बनाया है। तभी रुपेश आता है। अरे सेठ जी, गांव वालों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपके पास तो पक्के मकान थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थीं। फिर आप यहाँ क्या करने आए हो? जब मेरा घर उजाड़ा था तब आपको मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ, और आज जब आपका पूरा गांव पानी में समा गया तब आप मेरे दरवाजे पर खड़े हो। रुपेश भाई, हमें माफ कर दो। हमें अपने घर में जगह दे दो। हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। गांव पूरा पानी में डूब चुका है। हमारे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। हाँ रुपेश भाई, हम पर रहम करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें बेघर कर दिया, तुम्हें गांव से निकाल दिया। लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके हमें अपने घर में जगह दे दो। हाँ, याद है मुझे सेठ जी। आपने मुझे गांव से निकालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी बीवी और बच्चे कहाँ रहेंगे। आपके दिल में मेरे लिए कोई दया नहीं थी। आपने मुझे बदनाम कर दिया, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और गांव से निकाल बाहर किया। और आज जब कुदरत ने आप पर कहर बरसाया तो आप मेरे पास आ गए। रुपेश भाई, हमें क्षमा कर दो। हमसे गलती हो गई। हमें अपने घर में जगह दे दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी औरतें हैं। हमें बचा लो। ठीक है सेठ जी, मैं अपने दिल में इतनी नफरत नहीं रख सकता। ऊपर वाले ने मुझे सिखाया है कि बदले से बड़ा धर्म मानवता है। आप लोग अंदर आ सकते हैं। मैं आपको भी ऐसे ही घर बनाकर दूंगा जैसे मैंने अपने लिए बनाया है। इस तरह रुपेश ने सभी गांव वालों की जान बचाई और सभी को अपने जैसे घर बनाने में मदद की।